नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ भारत के सबसे प्रभावशाली और उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति के शासकों की। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। प्रमुखता हिंदू धर्म में जाति के आधार पर हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समावेश होता है। जिसमें कि इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को सबसे शीर्ष पर रखा गया है। ब्राह्मण को हमेशा ही हिंदू समाज में एक शिक्षक, एक पुजारी और एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। बहुत ही कम बार उन्हें एक योद्धा या एक शासक की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन हम हमेशा ही भगवान परशुराम, गुरु द्रोण जैसे महाबली योद्धाओं को भूल जाते हैं, जिनके युद्ध कला के सामने बड़े से बड़े महाबली भी नहीं टिक पाते थे। तो आज हम ऐसे ही कुछ महान ब्राह्मण योद्धाओं की बात करेंगे जो कि राजा बने और उन्होंने प्रशासन भी चलाया। शुंग वंश को भारत के प्रथम ब्राह्मण राजवंश के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में मगध के सेनापति पुष्पमित्र ने अंतिम मगध सम्राट बृहस्पति की हत्या हो जाने के बाद की थी। और शुंग वंश ने 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 75 ईस्वी पूर्व तक कुल 122 वर्षों तक शासन किया, जिसमें कि सबसे ज्यादा समय काल तक राज करने वाले शासक पुष्यमित्र थे, जिन्होंने कुल 36 वर्षों तक राज्य किया। शुंग वंशों के शासन काल की जानकारी हमें मुख्यतः बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित और पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य से मिलती है। यही वो शासन काल था जब हिंदू धर्म के सबसे विवादित ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई, जो कि आज भी एक बड़े विवाद का कारण बना हुआ है। शुंग वंश के शासन काल के दौरान 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिसे कि हम प्रथम यवन शुंग युद्ध और द्वितीय यवन शुंग युद्ध के नाम से जानते हैं। इन दोनों ही युद्धों में शुंग वंश की ही जीत हुई और वह लंबे समय काल तक अपनी सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहे। लेकिन 73 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी गई। देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की गई। कर्ण वंश ने 37 ईस्वी पूर्व से लेकर 30 ईस्वी पूर्व तक मगध पर अपना राज्य किया। उन्होंने वैदिक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन चालू रखा, जिसका कि प्रारंभ शुंग वंश के शासकों ने किया था। कर्ण वंश के अंतिम प्रशासक सुश्मी कर्ण थे, जो कि एक अयोग्य प्रशासक थे, जो कि अपनी सत्ता कायम रखने में नाकामयाब रहे और धीरे धीरे कर्ण वंश का भी साम्राज्य खत्म हो गया। आंध्र सातवाहन शासकों को भी भारत के प्रमुख ब्राह्मण शासकों के रूप में देखा जाता है। इस वंश की स्थापना सुमुख ने 60 ईस्वी पूर्व में की थी और इस वंश ने लगभग 225 ईस्वी तक कुल 300 सालों तक भारत पर राज किया। इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। सतवाहन वंश के शासनकाल के दौरान ही बच्चों के नाम उनकी मां के नाम पर रखने का प्रचलन शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी गद्दी पर उत्तराधिकारी का चयन पिता के वंश के आधार पर ही किया जाता था। सातवाहन वंश के शासनकाल के दौरान ही भारत में चांदी, तांबे, शीशे और कांसे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा था। अगले प्रमुख ब्राह्मण वंश के शासक थे वकाट वंश, जिसकी स्थापना 255 ईस्वी में विंध्यशक्ति ने की थी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन थे। उन्होंने अपने आप को सम्राट की उपाधि दे रखी थी। वे ब्राह्मण धर्म के काफी बड़े समर्थक थे। उन्होंने ब्राह्मणों को काफी ज्यादा भूमि दान में दी थी। वकाटक राजाओं ने दक्षिण भारत की ओर हिंदू धर्म के आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस राज्य के शासक रुद्रसेनादित्य से गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती का विवाह हुआ था और इस समय काल में गुप्त वंश भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो इसी बात से हमें इस वंश की प्रसिद्धि का अंदाजा मिलता है। भारत में अगले प्रमुख ब्राह्मण शासक चेदी वंशियों को माना जाता है। यह सतवाहन के समकालीन ही माने जाते हैं। इनका शासनकाल 6वीं शताब्दी में भारत में व्याप्त था। कलिंग को सम्राट अशोक ने जीत लिया था और जीतकर अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था, लेकिन कुछ ही समय में वह स्वतंत्र हो गया और पहली शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वह भारत का सबसे ताकतवर राज्य बन गया। इन लोगों ने सातवीं को अपनी राजधानी बनाई। इससे ज्यादा इस वंश के बारे में कुछ भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। इन राजवंशों के अलावा भी पल्लव राजवंश, जिसका कि शासनकाल
285 ईस्वी से 905 ईस्वी तक माना जाता है और बाघोचिया राजवंश और पटवर्धन राजवंश का लेख भी इतिहास में देखने को मिलता है, लेकिन इन्हें लेकर किसी भी प्रकार की प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी का अभाव है। इनके अलावा आधुनिक इतिहास में पेशवाओं का मराठा साम्राज्य में जो महत्वपूर्ण योगदान था, पेशवाओं का मतलब प्रधानमंत्री होता था। पेशवाओं के द्वारा शासन चलाने की शुरुआत छत्रपति शिवाजी ने की थी। भले ही पेशवा राजा नहीं थे, लेकिन राज्य में जो भी जिम्मेदारियां एक राजा की होती है, वह सभी नीतियों का निर्माण, युद्ध नीतियों का गठन, कूटनीतिक निर्णय और साथ ही शासन कैसे चलाना है, इन सभी बातों की जिम्मेदारी पूरी तरह से पेशवाओं की हुआ करती थी। छत्रपति साहू जी महाराज के शासनकाल से पहले यह पद योग्यता के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन साहू जी महाराज ने कुछ नियमों में बदलाव करके पेशवाओं की सत्ता वंशपरागत कर दी। छोटी उम्र में छत्रपति रामाराज राजा बने, लेकिन उनकी कम उम्र होने के कारण 25 सितंबर 1750 में संगौला समझौता किया गया और अब मराठा सत्ता पूरी तरह पेशवाओं के हाथ में चली गई। 1714 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पहले पेशवा बने और 1776 से लेकर 1818 तक दूसरे बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा थे। यह सभी बातें इन सभी ब्राह्मणों की शासन कुशलता, युद्ध कुशलता और ये साबित करती है कि प्राचीन ब्राह्मण भी खाली भिक्षा मांगने या शिक्षक ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि जब वे शस्त्र उठा लेते थे तो एक कुशल योद्धा, और जब राजगद्दी पर बैठते थे तो एक कुशल प्रशासक भी हुआ करते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।